आप सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? आप सोचेंगे मंच पर कहानी क्यों नहीं, हो सकती है ना? तो चलिए आनंद लीजिए आज इस कहानी का, जिसकी लेखिका है शिवानी। और मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी, उनके लिए तो बहुत अच्छा अनुभव होने जा रहा है। और जिन्होंने पढ़ी है वो भी इसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसको प्रस्तुत करने का तरीका जो हमारा है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं कहानी सती, जिसकी लेखिका है शिवानी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 गंगा सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर अयोध्या कैंट, लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना के रास्ते फिरोजपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। धन्यवाद। Chai garam. Coffee, Nescoffee. गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्य तिथि में अर्ध कुंभ का मेला, उस पर से प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़े तसल्ली से अन्य तीनों नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थी। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, मराठी थी, और दूसरी पंजाबी, तीसरी मैं थी, और चौथी अभी आई नहीं थी। अब मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से बस एक छोटा सा बटुआ साथ में था। अब डिब्बे में पहुंचते ही आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होलडॉल देखकर मैंने अपने आप को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि बक्स होलडॉलहीन यात्रा में जो सुख है वो अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतरे। न कुलियों के हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर अरे क्या दे रही है मैडम कहने का भय, न सह यात्रियों के उपालंब की चिंता। तो पहले बात मराठी महिला की। मराठी महिला ने अपने वृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वो प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। और वो स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। अब दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तर आई था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराही दान था, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराही दानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। पंजाबी महिला शायद किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोलकर वह बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था, पर लावण्य नहीं था। रंग गोरा, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी सा ही खुरदुरापन था। उनकी ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगली में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थी या विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा रीतापन था। वैसे मेरा अनुमान ठीक ही था। स्वयं उन्होंने ही अपना परिचय दे दिया। वो पंजाब के एक स्त्रियों के आश्रम में बनाए गए संचालिका थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ के किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। मराठी महिला के तो परिचय का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। उनके गोरे रंग पर उनकी शोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वो मुझे देखती, कभी पंजाबी महिला को,
पर आंखें चार होती बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेरकर मंगलसूत्र दांतों में दबाकर पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। हाय हाय, गाड़ी मानो हाय रुकी रुको, थी। अरे रुको रुको, डांट डबर की फुफकारते छोड़ती गाली चली और उसके धक्के के साथ ये महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। अब उनके हाथ में बेंत से बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। ओ बाप रे बाप, आज तो लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। हाँ बाप रे बाप, कैसे दौड़ लगानी पड़ी। अरे मैं तो उन्हें देखती रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया और मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और उठकर बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस पर आबद्ध हो गई। ना 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 ना, दोष हमारा नहीं था। अरे वो चीज ही देखने लायक थी। हमारा घूरना शायद उन्होंने भांप लिया था। केम्बेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं, पूरे 6 इंच 10.5। ना 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 ना, पूरे 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी हूँ मैं। चलिए अच्छा, आज इस डब्बे में कोई पुरुष नहीं है, वरना मुँह पुरुष भी मुझे घूरते। और फिर वो धनाधन हम सबका इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार तो मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक करके रूखे उत्तरों के 2-3 चाटे धर दिए। मराठी महिला ने हिंदी नहीं जानता कह के पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। अरे नो प्रॉब्लम, माई सेल्फ मदालसा सिंघानिया नाम है मेरा। कल ही तो प्रिटोरिया से भारत आई हूँ। यू नो, अपने पति की मृतदेह लेने। क्या? मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर झट से आगे बढ़ के उसके दोनों हाथ थाम लिए। वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? मदालसा के वेशभूषा में वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। लंबी होने पर भी पठान इन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। बाल किसी दामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी रेशमी साड़ी को हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा के दोनों पैरों की पालथी मार के आराम से जम गई। असल में बेन, पिछले साल मेरे पति ना एक पर्वतारोही दल के साथ भारत आए थे। वहीं पे एक एवलांच, यू नो एवलांच, बर्फीला तूफान, उसी में दबकर उनकी मौत हो गई। देवा रे देवा, तो मृतदेह अब मिली क्या? हाँ बहन, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया और मैं भागती चली आई। बर्फ में देह दबी हुई थी, सुना है ज्यों की त्यों मिली है बहन। पता है, मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहन रखा था, एक भी फंदा नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल के वो कभी आंखें पोंछने लगती, कभी अपनी सूर्प नखासी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या? अरे कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व संभाल नहीं सकता था। अचानक हमको मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताजा लगने लगा। तू अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगी? अरे नहीं नहीं बहन। मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर वो बोली, मैं तो दरअसल सती होने भारत आई हूँ। क्या? सती? हम तीनों को एक साथ अपने उत्तर का क्लोरोफॉर्म सुंघा के सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वो चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ा रहने दें। अरे ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की ये काया
कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगाकर जल भुन कर राख हो जाएगी। नहीं नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे ये अपराध है, अपराध आपको मालूम नहीं? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठ गई। उसी गंभीर भाषण की गोला बारी झाड़ने लगी, जैसे सचमुच चिता प्रज्वलित हो गई है और सती लपटों में कूदने को बिल्कुल तत्पर है। भावावेश के दुर्भर क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है। हाँ? इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अच्छा। हाँ। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी ही मूर्खता कर बैठी। अरे मुझे ही देखे ना, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई थी। पर क्या मैं सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज ये देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी भला। पहले मैं मॉडल जेल की अध्यक्षा रही। अच्छा। और अब निराश्रित बहनों के आश्रम की देख रेख करती हूँ। ना बहन ना, मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, मेरा नीलू डार्लिंग। ये कहकर वो फिर मर्दाने रुमाल में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता कर कर आपको अपने आश्रम ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की कोशिश की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से डिगा नहीं सकते। और पता है बहन, ये रोग तो हमारे खानदान में चला आया है। आपको पता है, मेरी जो परनानी थी ना, वो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी है? और मेरी नानी, हाँ, कहते हैं जब वो मेरे नाना की मृतदेह को लेकर गोद में चिता में बैठी ना, तो चिता जो थी वो खुद ही धू धू करके जल उठी। फिर मेरी माँ, और अब मैं। अच्छा खैर, हटाइए भी। पता नहीं किस धुन में आकर आप सबसे ये बातें कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स, यू नो। अच्छा चलिए, आइए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों का? उन्होंने अपनी कदमी स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथ से त्रिताल का एक टुकड़ा सा बजाया। हमको एक बार फिर से आश्चर्य के सागर में गोता लगाने को छोड़ वो टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया और साबुन निकालकर गुसल खाने में घुस गई। और उनके जाते ही हम एक परम मैत्री की डोर में घुस गए। क्यों जी, अजीब औरत है। आपको क्या लगता है कि ये सचमुच सती होने जा रही है? काय बोलती, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता। अरे देवा, मेरे को तो इसका जो है किला लगता है, स्क्रू। सही सही कह रही। इस जमाने में कोई सती पति होता है क्या? खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। क्षमा कीजिएगा, मुझे औरतों का अनुभव आप से अधिक है। हाँ, मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों का चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने इसकी? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार। मुझे पक्का विश्वास है कि ये पति की मृतदेह देखते ही वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका ये खुलेआम ऐलान कर रही है। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करके इसके साथ जाकर पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताजा ताजा चेहरा लिए वापस आ गई। गाड़ी कूदती फांती फर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्ता दान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है ना, ऐसे ही एक यात्री को खाता देखकर दूसरे सहयात्री को भूख लगी आती है। अब क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे।
हाँ, आइए ना बहन, खाना खाया जाए बैठ के। आइए, आप भी आइए। जी। मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछाकर छोटे छोटे कटोरदान सजाने लगी। मैंने कहा, अरे धन्यवाद, हमारे पास भी तो खाना है, भला इसे कौन खाएगा? कैसी बात करती हैं जी, उसे हम खाएंगे ना। अब ईश्वर ने ये 6 फुट 10.5 इंच का दुर्ग आकर दिया किस लिए है ना। उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवानों को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ लिया था। अरे सुनहरी मोयमदार कचौड़ियां थी, मसाले के परत में डूबी सब्जियां, रायता था, चटनी थी, औरतें ठूस ठूस कर बांधे गए मेवा जड़े बड़े बड़े बूंदी के लड्डू। हाय रब्बा, ये तो सफर का खाना नहीं लगता। अच्छा खाना विवाह भोज है, बड़ा हैवी खाना लेके चलती है। समाज सेविका की आंखों से लाल टपक रही थी। उन्होंने कहा और कहते ही कचौड़ियों पे टूट पड़ी। अब हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की बांके थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चुटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। और उधर वो अकेले ही हम तीनों के नाश्ता दानों को चट कर गई। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुंह धोलकर अब मदालसा ने अपनी टोकरी में से मस्जिद के गुंबद के आकार का एक पानदान निकाला। पानदान? हाँ, पानदान। दरअसल बहन, ये ना मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। ओहो। हाँ, उसे पान बहुत पसंद है ना, इसीलिए। और इसी से एक ढोली मगई पान और ये पानदान लेकर कल मैं चिता में उतरूंगी बहन। ओहो, इसी शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल करके उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से टसा हुआ एक बीड़ा थमा दिया। सती प्रथा पर फिर एक बार जोरदार बहस चिढ़ गई। हाय हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, अब तुम हमें नहीं रोक सकती। ये कहकर मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गुनगुनाने लगी। न जानियो जानकी नाथे सवारे शूथवानु छे। केम बेन, मतलब समझी ना। समझ आया ना। मतलब कि जानकी नाथ यानी भगवान भी नहीं जानते थे कि अगली सुबह क्या होने वाला है। न जानियो जानकी नाते। अच्छा जी, चलो सो जाओ अब सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी अंतिम निद्रा है बेन, कल तो मुझे सती हो ही जाना है। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत प्यारे प्यारे सपने आए तुम लोगों को, बहुत सुंदर सुंदर नींद में खो जाओ तुम लोग। गुड नाइट, गुड नाइट। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का सा असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई नहीं थी। और सपने कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ, हीरों के हार से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही हैं। और साड़ियां, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना मुलायम रेशम। साड़ियों के विशाल सागर में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह कर उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते हैं। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम सबको धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी।
मुश्किल आ गई है। देवा, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। मेरे लगन का उसे उनका गला भर्रा गया। ले गई वो। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं में मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसू, कभी दहाड़े मार के रोने को तड़प रही थी। ले गई वो। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी अवस्था कर दी थी। सुना गया है कुकुरमुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है, जिनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिन तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखाकर सजग मनुष्य को अर्धविक्षिप्त सा कर देने वाला जरूर ये वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलक रही थी। वाहे गुरु, मैं तो लुट गई। अरे मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। 10,000। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है बटुआ। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, बस 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास का वापसी का टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृत आहुति दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच समाज सेविका को पुलिस को खबर करनी ही पड़ी, पर सती को बचाने के नहीं, उसको पकड़वाने के लिए। अगर आज वो मिल भी जाती ना, तो हम तीनों स्वयं मिलकर उसकी चिता चुनकर उसमें झोंक देते। हाँ, झोंक ही देते। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस भी उस सती मैया के फूल चुन नहीं पाई है। केम्बेन न जाड़ू जान की नाते। बहुत शुक्रिया आपकी उन ज़ोरदार तालियों का जो अभी हमें थोड़ी सी कम मिली हैं। जी, तो अभी आपने कथारंग की ये प्रस्तुति सुनी जो आज संवादी के इस मंच पर आप तक पहुंचाई गई। अब सीट बेल्ट थोड़ी और ज़्यादा टाइट करने का वक्त है, क्योंकि अब जो कहानी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो आपको 1 मिनट के लिए भी एकदम ना तो पलकें झपकाने देगी और ना ही सीरियस मोड पे आने देगी। अगली कहानी जो हम आप तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अन्नपूर्णानंद वर्मा की लिखी कहानी अकबरी लोटा। एक अंग्रेज़ जब भारत में आता है तो क्या होता है एक हिंदुस्तानी से जब वो टकरा जाता है। बहुत ही मज़ेदार प्रसंग है ये। आइए आनंद लेते हैं बस 15 मिनट और, मतलब 15 मिनट की कहानी और। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों, सभी अतिथियों को कथारंग की ओर से सादर अभिनंदन, प्रणाम। प्रस्तुत है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा रचित कहानी अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत,
आप देने में असमर्थ हूं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्षों से? लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। मर्द की एक बात। हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। भाई प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर दे ना सके तो वो अपने मन में क्या सोचेगी? हाँ, अरे उनकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं तो उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार ही उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी इस समय बिल्कुल खुक्क थे। उन्होंने कहा, अरे भैया, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। हाँ। वो शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वो कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से लाला झाऊ लाल की आंखों में मरोड़ पैदा हो जाता था। चलिए, आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो? हाँ, यदि वो रुपए का प्रबंध ना कर सके तो? इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वो पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए वो प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वो जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊ लाल को सदा से नापसंद था। नहीं, था तो नया, हाँ, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और मां चिलमची रही हो। चलिए, लाला जी ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अब मानना ही चाहिए। इसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी की पत्नी ना हुआ वो पति कैसा? फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर जरा सा च्यूं कर देता हूं तो जब बाल्टी में भोजन मिलेगा तब क्या करना रह जाएगा। लाला जी अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वो छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। लाला झाऊ लाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि इस समय यह शक्ति लोटे के ही पक्ष में थी। लाला झाऊ लाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी खेल तो है नहीं। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊ लाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास
उसी के पास उस अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब हुआ यूं कि गिरने के पूर्व एक दुकान के साइबान से लोटा जा टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। उसने अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। अरे हटो हटो, सब लोग पटाने कहां से आ जाते, चलो भागो यहाँ से। हैं बताओ, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, यहाँ कोई डांस चल रहा है क्या? हटो सब लोग जाओ। अरे आप लोग बैठिए, आप लोग कहीं मत जाइए, कहानी अभी बाकी है। हुजूर, लगता है आपके पैर में कुछ चोट आ गई। हुजूर बैठ जाइए, बैठ जाइए हुजूर, बैठ जाइए। सॉरी हुजूर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हुजूर हम बैठ जाएं? बैठ जाएं? ठीक हुजूर। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानती है? जानती हैं? अरे बिल्कुल नहीं, और ऐसे शख्स को मैं जानना भी नहीं चाहता। बताओ, जो राह चलते निरोहों पर लोटो से वार करे हैं? मेरी समझ में he is a dangerous lunatic. नहीं हुजूर, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। He is. परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती ना, तो ये निश्चित है कि इस समय वे बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। अरे वो कुछ समझ ही नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? अरे करना क्या चाहिए हुजूर? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? पास ही है, चलिए चलिए मैं बताता हूँ। चलिए चलिए। हुजूर अभी चला, Yeah. आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं इसके 50 रुपए तक दे सकता हूँ। हाँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्यों हुजूर? आप इस रद्दी से लोटे के 50 रुपए क्यों देती है? हुजूर, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा और जानकार आदमी समझ रहा था। आई एम, लेकिन आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। You mean historical? हाँ, हिस्टेरिकल। अरे जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यही बात? हाँ हुजूर, ये बात। जनाब एक बात है, कहिए तो बताऊं। go ahead. हुजूर, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं जान ही रहे होंगे। The emperor. बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भाग रहा था। टिबड़िक 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 टिबड़िक। अरे रुकिए हुजूर। Okay. और सिंध के मैदान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यार से उसकी जान ही निकली जा रही थी हुजूर। Poor guy. हाँ हुजूर, पुअर गाय, प्यासी गाय। उसके बाद हुजूर उसने क्या किया कि हुमायूं के बाद एक अवसर पर प्यार से उसकी जान ही निकली जा रही थी। Yeah. तो एक ब्राह्मण ने उसे इसी लोटे से पानी पिलाया और उसकी जान बचाई थी। Nice. हाँ हुजूर, हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को खरीद लिया। Oh. और हुजूर पता है, उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। सोने के? You mean gold? हाँ हुजूर, गोल्ड। हुजूर, ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। Oh. इसी से तो इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। I हुजूर, see. एक और बात है, Yeah. सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के, हुजूर कहाँ के? Calcutta के? हाँ, कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। Ah. पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। हाँ हुजूर। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा,
तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अरे हुजूर बैठिए, सॉरी हुजूर, बैठिए मैं बताता हूँ। Yeah. करिएगा क्या, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। You mean collection? हाँ हुजूर, इलेक्शन। तो मुझे भी पुरानी एंड ऐतिहासिक चीज के संग्रह करने के शौक है। अच्छा हुजूर, इवन जब ये लोटे मेरे पैर पे गिरी थी, मैं यही कर रही थी। क्या कर रहे थे? उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्ति खरीद रही थी। हुजूर जो कुछ भी हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। हाँ, आप कैसे खरीदेगी? मैं खरीदेंगी, ये मेरी हक है। हक है? जरूर हक है। हाँ हुजूर। ये बताइए कि इस लोटे का पानी से आपने बेत की या मैंने? हुजूर आपने। वे आपके पैर पे गिरी या मेरी? हुजूर आपके। हाँ, अंगूठे उसने आपके भूते किए या मेरी? हुजूर आपका। हाँ, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरे है, मेरे। ये सब बकवास है, दाम लगाइए दाम, जो अधिक दे वो ले जाए। यही सही, so be it। आप इसका 50 रुपया देता था, मैं 100 देती है। अजी मैं 150 देता हूँ। तो मैं 200 देती है। अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देती थी, तो मैं 500 देती हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, हुजूर Yeah. लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मैं इससे अधिक दाम नहीं दे सकता। बस ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट का लोटा उठा लिया और बोला, मेरी अखबारी लोटी। अब मैं हंसती हुई अपने देश लौटेंगी। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान थक गए थे। मेजर डगलस कौन है हुजूर? अनफॉर्चुनेटली मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है एंड पुरानी चीज के संग्रह में मेरी और उनकी होल लगी रहती अच्छा है। हुजूर। पर हाँ, अब वो मेरे आगे दूर की नहीं कर सकते। पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद के गए। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज लाई जा सकते हैं। पर हुजूर जहांगीरी अंडा है क्या? I'll tell you। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने जहांगीर के नूरजहां से प्रेम कराए थे। जी हुजूर जानते हैं। एंड जहांगीर के पूछने पर कि तुमने मेरे एक कबूतर को कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा के कहा, ऐसे उड़ गया जेंटलमैन, बैठ ओके जाओ। सॉरी हुजूर, सॉरी। हाँ। Yeah। उसके इसी भोलेपन पे जहांगीर दिलोजा से निछावर हो गए एंड अपने आप को उसको दे दिए। हुजूर फिर क्या हुआ? फिर कबूतर के एहसान पर वो कभी नहीं भूला। उसका एक अंडे को बड़ी हिफाजत से रख छोड़ा। अच्छा हुजूर। I guess some बिल्लौर की हांडी में। Hey, sit down, सॉरी gentlemen। हुजूर, सॉरी हुजूर। वो उसके सामने टंगा रहता था जी हुजूर। और बाद में वही अंडा मशहूर जहांगीरी अंडा बना, that very egg। ओ ये बात। और उसी को मेजर डगलस दिल्ली से किसी जेंटलमैन से आगे समवॉट 300 रुपए में खरीद के ले गई। ये बात? यही बात। समझे आप लोग ये बात? पर अब वो मेरे आगे दूर की नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि मेरे अखबारी लोटी उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुरानी है। Whole one generation। हुजूर इस रिश्ते से तो आपका अंडा, सॉरी आपका लोटा उस अकबरी है। अरे हुजूर इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का भी बाप हुआ। Yeah, indeed। Okay, gentlemen। जी हुजूर। अब मैं चलती है। जी हुजूर। टाटा। बाय बाय। जाइए जाइए, बाय 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 मेरी बाय। अखबारी लोटी। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मानो प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी। जी हुजूर। अरे मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। महाराज
इस भेंट को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से जाकर पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी आप चले कहाँ? मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। हुजूर 2 घंटे तक? हाँ 2 घंटे तक, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोकर आपको शाबाशी दूंगा। अच्छा, ठीक 1 है। घंटा उसमें लगेगा। जी हुजूर। और फिर गले लगाकर धन्यवाद भी तो दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, पहले 500 रुपए गिनकर सहज लीजिए महाराज। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उसमें सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर ये क्या, बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस रात बिलवासी जी को बहुत देर तक नींद नहीं आई। वो चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वो उठे। हाँ, धीरे से, बहुत धीरे से उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की एक सिकड़ी निकाली जिसमें एक चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस चाबी से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर चाबी को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। धन्यवाद।